सबसे छोटा नंबर दिख रहा होगा उसको उठाओगे। तुम्हारा दिमाग सिर्फ ये स्कैन कर रहा होगा कि इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ये सुनो, दिस इज द वे वी वर्क। सबसे छोटे को फाइंड, बिकॉज यू वांट टू मेक योर जॉब इजी। तो तुम इतने सारे नंबर्स में किसी भी दो नंबर को कंपेयर नहीं करोगे, तुम तो बस देख रहे हो कि सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा ये उठाया और इसको सबसे अलग रख लिया, आगे रख लिया। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि अब इसको तो हटा दिया, अब बचे हुए नंबर्स को देख रहे हैं, अब इसमें सबसे छोटा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, ये रहा, तो इसको उठाया, उसके बाद रख दिया, अब बचे हुए नंबर्स को देख रहे हैं। यस, ऐसे ही करते हो कि नहीं? एक्चुअल में तुम ऐसे ही करते हो, तुम यही तो करते हो, तुम यही करते हो। तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि यार इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो मैं करके बताता हूँ, तुम यही करने वाले हो। तुम देखोगे अरे इन सब में सबसे छोटा कौन है, अरे 7 सबसे छोटा दिख रहा है, इसको उठा के रख लो। अब बचे हुए में देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 18, तो चलो इसको रख लेते हैं। अब बचे हुए में देखो सबसे छोटा कौन है, तो मुझे 21 दिख रहा है, तो 21 को उठा लेते हैं। फिर अब बचे हुए में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 25 है। फिर बचे हुए में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो फिर वो 38 है। फिर बचे हुए में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो 40 है। फिर सब बचे हुए में देखो सबसे छोटा 54 है। फिर इसमें देखो 68 है। फिर इसमें देखो 70 है। फिर इसमें देखो जो आखिरी बच गया, दैट इज 90। दिस इज द वे वी सॉर्ट, एंड दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन सॉर्ट। यही है सिलेक्शन सॉर्ट। यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट, और मिनिमम एलिमेंट को आप शुरुआत वाले एलिमेंट से स्वैप कर सकते हो। ये 7 कहीं अलग नहीं रखा, उसी में रख दिया। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये 7 को उठाया, पर 7 को उठा के कहीं अलग नहीं रख रहा, बल्कि 0 इंडेक्स पे जो रखा था उसके साथ स्वैप कर देता हूं। ठीक है ना? और अब मैं एरे के सिर्फ इतने पोर्शन को देखूंगा, इसको छोड़ दूंगा और देखूंगा इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यस, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये देखूंगा, और उसको उठा के मैं यहां रख दूंगा। जो भी सबसे छोटी वैल्यू कौन है, सबसे छोटी वैल्यू 18, तो 18 को उठा के यहां रख दूंगा, इसको स्वैप कर दूंगा बेसिकली। यस और नो? हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी, जहां पर भी मिनिमम वैल्यू है उसको 0 इंडेक्स के साथ पहले स्वैप किया, फिर बचे हुए एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू उसको 1 इंडेक्स के साथ स्वैप किया। यस, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। तो ये 18 जो है, इसको आपने उठाया, 21 के साथ स्वैप कर दिया। फिर आपने देखा बचे हुए एरे में, इतने में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, तो इसको इंडेक्स 2 के साथ स्वैप कर दिया। फिर बचे हुए एरे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 25 है, तो उसको 68 के साथ स्वैप कर दिया। आ रहा है समझ में? दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट and swap it with ith index element where I is from 0 to n minus 2. Why not n minus 1? अरे क्योंकि एक ही एलिमेंट लास्ट में बचेगा, तो उसका कंपैरिजन किसी से कराने का कोई मतलब ही नहीं ना, वो तो सही जगह पर आ ही चुका है ना। हम्म
बताइए, हो जाएगा? समझ में आ गया? अभी मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर ब्लेसन मेरे को बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। यो ब्लेसन, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, तो फिर ये पहले वाला नहीं आया होगा। मॉडिफाइड बबल सॉर्ट समझ में नहीं आया होगा। ये भी आ गया? नहीं आया? ये नहीं आया ना? ये भी समझ में नहीं आया होगा, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट आ गया। तो अगर मान लो ये ऑलरेडी सॉर्टेड होता, तो राउंड में क्या कोई स्वैपिंग होती? बताओ। बताओ ब्लेसिंग, अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड होता तो कोई स्वैपिंग होती क्या? नहीं होती ना। तो अगर किसी राउंड में स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब यही माने ना कि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है। तो नो स्वैपिंग राउंड शुड बी द लास्ट राउंड। अब इसके बाद और कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो गया है सॉर्ट। इसमें तो स्वैप सॉर्ट होने के बाद भी वो पूरे n-1 कंपैरिजन, n-1 राउंड करेगा ही करेगा। और मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में वो रुक जाएगा, बस। आ गया समझ में कि नहीं आया? हम्म। चलिए अगला देखते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट। आपने कभी कार्ड्स खेले? ताश, कार्ड्स खेले आप लोगों ने? कार्ड्स होते हैं ना। कार्ड्स खेले कि नहीं खेले? सभी लोगों ने खेले। रंजन ने नहीं खेले? कभी नहीं खेले? अमित कुशवाहा ने? आजकल की जनरेशन नहीं खेलती है ना। आजकल की जनरेशन नहीं खेलती कार्ड्स वगैरह। हाँ, आजकल के लोग उनो खेलते हैं, उनो। उनो वाली जनरेशन है, कार्ड्स वाली जनरेशन नहीं है ना। कई लोगों के घर में तो पिटाई हो जाएगी अगर ताश खेलोगे तो। कई लोगों को ऐसा लगता है ताश खेलना मतलब जुआ खेल रहे हो। नहीं, पर ऐसा नहीं है। ताश में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी होते हैं। और इट्स अ गुड टाइम पास। अभी आज के दौर में क्या होता है कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास, इतना काम है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास बहुत काम है, सब ओवरलोडेड है। पहले हमारे बचपन में तो बहुत टाइम हुआ करता था। मतलब आप लोग मिलेनियल किड्स हो ना, तो आप लोगों के पास समय की कमी रहती है। आप लोग जब छोटे थे तो भी शायद आपके पास समय कम रहता था। हम लोग तो बहुत वेले होते थे, हम लोग के पास बहुत टाइम होता था। और आजकल तो स्कूल वाले छुट्टी नहीं देते। मतलब मार्च में एग्जाम खत्म हुए हैं, 10 दिन बाद उन्होंने फिर स्कूल खोल दी। छुट्टी नहीं देते। मई में भी स्कूल लगाने लगते हैं। 10-15 दिन की वहां छुट्टी देने के बाद फिर जून में भी 15 जून से ही स्कूल लगा देते हैं, 10 जून से ही स्कूल लगा देते हैं। छुट्टी नहीं देते। छुट्टी नहीं देते। तो आजकल तो मेरे बेचारे बच्चों के पास समय ही नहीं होता है। स्कूल वाले इसलिए छुट्टी नहीं देते क्योंकि उन्हें बस की भी फीस लेनी होती है ना। और फीस कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले ये होता था कि 1-2 महीने की फीस नहीं लेते थे स्कूल वाले, क्योंकि उस समय पढ़ा ही नहीं रहे। लेकिन अब उन्होंने जस्टिफाई किया कि नहीं, तो हम तो हमेशा ही पढ़ा रहे हैं ना। तो जो भी है, हमारे टाइम पे तो भाई बहुत अच्छी छुट्टियां होती थी। मतलब मैंने तो वो समय भी देखा है जब अप्रैल में स्कूल लगते ही नहीं था।
इनफैक्ट हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारे एग्जाम चलते थे, और उसके बाद फिर बचा हुआ पूरा अप्रैल, मई, जून पूरा छुट्टी। जुलाई से आपके स्कूल लगते थे, और फिर जब दिवाली का समय आता था तो 1 महीने की वहां भी छुट्टी मिलती थी। तो बड़ा समय होता था, और उस समय में हम लोग गांव जाते थे। ठीक है, हमारे ननिहाल जाते थे, और वहां पे हमारे से भी ज्यादा वेले लोग होते थे, तो वहां बैठ के ताश खेले जाते थे। तो वो जुआ नहीं होता था, पर ताश के बड़े अच्छे अच्छे गेम्स खेले जाते थे। तो अक्सर ज्यादातर गेम्स में क्या होता था, ताश को अरेंज किया जाता है। मतलब आप हाथ में जब ताश पकड़ते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे नहीं कि वो आपने उठाए तो कोई भी ताश का पत्ता आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको अरेंज करते थे ताकि आपको ढूंढने पे इजीली मिल जाए। सो बेसिकली आप सॉर्ट करके रखते थे ताश के पत्तों को, है ना। ताश के पत्तों को आप अरेंज करके रखते थे। आप देखते थे कि अरे ये 3 है और ये 5 है, तो ये 4 को उठा के इसके बीच में रख दो। यू यू वांटेड टू अरेंज योर कार्ड्स इन अ सॉर्टेड मैनर, सो दैट कि जब आपको जो चाहिए है कार्ड वो आपको इजीली दिख जाए। तो आप अरेंज करके रखते थे। अरेंज करने के लिए क्या क्या तरीका आपका रहता था, कि आप एक तरफ से अरेंज करते हुए चलते थे कि ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, तो आप देख रहे हैं 3 कहाँ है, तो 3 को उठा के इधर रख लिया। ऐसे आप इंसर्ट करते जाते थे। यस, आप इंसर्ट करते थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये रिलेटेबल लग रहा है, बट ऐसा हम करते थे। इंसर्शन सॉर्ट उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, ओके। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज है, ठीक। एंड ये पूरा एरे सॉर्ट करने के लिए मैं शुरुआत कुछ ऐसी करता हूं कि यहां तक का एरे सॉर्टेड है। कहां तक का? ओनली 1 एलिमेंट। अब एक अकेला एलिमेंट तो सॉर्टेड ही रहेगा ना, उसका तो कोई कंपैरिजन होना नहीं है। तो हम इतने पोर्शन को सॉर्टेड मान लें। ये तो अभी मैंने देखा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं इतने पोर्शन को सॉर्टेड मान रहा हूं, मतलब इंडेक्स 0 तक मैं मान के चल रहा हूं कि सॉर्टेड है अरे। अच्छा, अब सोचो जरा कि अगर मैंने मान लिया है कि यहां तक ये सॉर्टेड है, और इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी है। अभी मैंने बोला कि यहां तक तो सॉर्टेड है, नेक्स्ट एलिमेंट को इस सॉर्टेड पोर्शन ऑफ एरे में शामिल किया जाए। व्हाट इज द लॉजिक? नेक्स्ट एलिमेंट को इस सब एरे, ये सब एरे बोल सकता हूं, ये पूरा अगर एरे है तो ये क्या है, उसका सब एरे, उसका एक पोर्शन। अगर एक सॉर्टेड सब एरे जो लेफ्ट मोस्ट में है, ओरिजिनल एरे के लेफ्ट मोस्ट में बैठा हुआ है, ये सब एरे जो कि अपने आप में सॉर्टेड है, इसके जस्ट बाद जो पहला एलिमेंट है उसको इस सॉर्टेड एरे में मुझे शामिल करना है। सो व्हाट शुड बी माय अप्रोच? तो देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस 21 को उठा के कहीं पर कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करता हूं, है ना, मतलब हटाना क्यों है, कॉपी कर लेता हूं। 21 को कहीं पर कॉपी कर लेता हूं, रख लिया मैंने। दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट जिसको मुझे शामिल करना है सब एरे में। अब मैं सब एरे के लास्ट एलिमेंट के साथ इसका कंपैरिजन करता हूं। लेट्स से दिस इज 10। सब एरे के लास्ट एलिमेंट का इस टेम्प के साथ कंपैरिजन करता हूं।
देखो ये मत सोचो कि इसमें एक ही एलिमेंट है, अभी धीरे धीरे करके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो मैं तो जनरलाइज बात बोल रहा हूं कि सब एरे के लास्ट एलिमेंट के साथ इसका कंपैरिजन करा जाएगा। और यदि टेम्प छोटा है तो इस सब एरे के एलिमेंट को एक आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब अब यहां 21 नहीं रहेगा, इस जगह पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 कहां गया? अरे 21 तो सुरक्षित है ना टेम्प में, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं सब एरे के एक और पिछले एलिमेंट के साथ टेम्प को कंपेयर करूंगा, पर इस सब एरे में 40 के लेफ्ट में कोई और एलिमेंट बचा ही नहीं है। मतलब ये सब एरे के सारे एलिमेंट्स को मैं टेम्प के साथ कंपेयर कर चुका हूं। तो टेम्प की वैल्यू को इस जगह पर रख दिया जाए, मतलब यहां 40 नहीं रहेगा, इस जगह पर आ जाएगा 21। अब जरा सोच के देखें, इस स्थिति में ये सब एरे है, 21 इसमें शामिल हो चुका है और ये सब एरे अपने आप में सॉर्टेड है, यस और नो? और इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं एरे को सॉर्ट करता हुआ चलूंगा। चलो एक बार फिर करते हैं, जिसको नहीं समझ में आया अब आ जाएगा। ये सॉर्टेड एरे है, सब एरे है। इस सब एरे के जस्ट बाद जो एलिमेंट है दैट इज 38, उसको उठा के मैंने रख दिया है टेम्प के अंदर। उसे मुझे शामिल करना है इस सब एरे में, तो सही जगह इंसर्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। I want to insert 38 in the sorted sub array at the right position so that it becomes sorted only. तो अब मैं इस 38 को इस सब एरे में रखने के लिए सब एरे के लास्ट एलिमेंट के साथ टेम्प का कंपैरिजन करता हूं। तो मैंने देखा टेम्प अभी छोटा है, ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी है तो इसको आगे शिफ्ट करना, बड़ी है तो ही आगे शिफ्ट करना है, तो मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूं। तो ये 38 की जगह पर ये 40 आ जाएगा। और भाई 38 की चिंता नहीं, वो तो टेम्प में रखा हुआ है, सुरक्षित है। ठीक है, अब मैं इस सब एरे के एक पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करूंगा, दैट इज 21। तो 21 और टेम्प का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो टेम्प छोटा नहीं, अगर टेम्प छोटा होता तो 21 भी आगे शिफ्ट हो जाता, पर टेम्प छोटा नहीं है। टेम्प छोटा नहीं है तो टेम्प को यहीं पे रख दो और ये कंपैरिजन बंद कर दो। तो इस जगह पर 38 आ जाएगा। आया समझ में? ये 38 इस जगह पर आ गया। अब आप देख सकते हैं इतना एरे सॉर्टेड है, आ रहा है समझ में? इतना एरे सॉर्टेड हो चुका है। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो सुनो, मेरा सोचना यह है कि ये सॉर्टेड है अगर, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को लास्ट में ही देखोगे आप। अरे भाई ये इतना पोर्शन अगर सॉर्टेड है तो इन तीनों वैल्यू में, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में रखी है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू का इस वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा हूं जो कि इस सब एरे की सबसे बड़ी वैल्यू है, और मान लो ये टेम्प बड़ा है, तो मुझे मुझे कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, मैं सीधे सीधे टेम्प की वैल्यू को वहीं रख दूंगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू 40 से बड़ी है तो इस सब एरे के बाकी वैल्यू से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि इस सब एरे में मैं लास्ट वैल्यू से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर ये इस सब एरे की सबसे बड़ी वैल्यू है और ये उससे भी बड़ा है, तो मुझे बाकी के साथ इसका कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है ना, उनसे भी तो बड़ा ही होगा ना। आया समझ में? तो 68 को मैंने यहां पे रखा जरूर था,
लेकिन 40 के साथ कंपैरिजन हुआ तो टेम्प छोटा होता तो 40 आगे शिफ्ट होता, और टेम्प छोटा नहीं है तो टेम्प की वैल्यू हमने इंडेक्स 3 पे ही रख दी। अब देखिए हमारा जो सब एरे है वो सॉर्टेड है। इस सब एरे की सबसे बड़ी वैल्यू का कंपैरिजन 70 के साथ होगा। 70 मैंने रख लिया है टेम्प में। अब 68 और 70 का कंपैरिजन होता है, क्योंकि टेम्प बड़ा है इसलिए टेम्प को वहीं पे रख दो। मतलब टेम्प जैसे ही बड़ा मिला प्रोसेस को रोको, टेम्प की वैल्यू को कॉपी कर दो और सब एरे आपका एक और वैल्यू उसमें बढ़ गई। सो 70 कहां पर आ गया, टेम्प की वैल्यू सीधे इस जगह पर। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं इसको इंसर्शन सॉर्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब यहां तक का सब एरे सॉर्टेड है। तो अगर मैं 25 को उठाऊंगा ताश के पत्ते की तरह और इसकी सही पोजीशन फाइंड आउट करते हुए बीच में इंसर्ट करूंगा ना, 21 और 38 के बीच में इंसर्ट करूंगा, तो उसके लिए पहले 25 को 70 से कंपैरिजन कर रहा हूं। 70 बड़ा है तो 70 को आगे शिफ्ट कर दो। 25 को मैंने, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, ये 25 है तो 25 को मैंने टेम्प में रखा। मैंने देखा 25 और 70 का कंपैरिजन करके, तो मैंने कहा 70 बड़ा है, 70 को आगे शिफ्ट करो। फिर 25 को 68 से कंपेयर किया, 68 भी बड़ा है तो उसको आगे शिफ्ट करो। फिर 40 से कंपेयर किया, 40 भी बड़ा है तो उसको भी आगे शिफ्ट करो। तो 38 से कंपेयर किया, 38 भी बड़ा है तो उसको भी आगे शिफ्ट करो। 21 के साथ कंपेयर किया, 21 से बड़ा, 21 से तो बड़ा है ना, टेम्प बड़ा है, तो फिर 25 को यहाँ रख। ये हुआ इंसर्शन सॉर्ट में। इसी तरीके से 90 को देखोगे, 90 यहाँ आया, 70 के साथ कंपेयर हुआ पर 70 से ही बड़ा है तो उसको यहीं रख दो। फिर 18 को देखेंगे हम लोग, 18 को उठाएंगे, ठीक है। अब 18 को 90 से कंपेयर करेंगे, 90 बड़ा है तो 90 को आगे शिफ्ट कर दो। 70 बड़ा है, मतलब जब तक टाइम छोटा है वैल्यूज को शिफ्ट करते जाओ। एक लूप लगा के ये काम करना है आपको। जैसे ही आपको छोटी वैल्यू मिल जाती है तो फिर आपको रुकना है, पर सब जीरो इंडेक्स तक आ गए, छोटी वैल्यू मिली ही नहीं, तो फिर टेम्प की वैल्यू फाइनली जीरो इंडेक्स पर ही रखना पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू है। फिर इंडेक्स 8 की वैल्यू ये हमने रख दी टेम्प में, और 90 इससे बड़ा है तो उसको आगे शिफ्ट करो। 70 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 68 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 40 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 38 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 25 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 21 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। 18 बड़ा है उसको आगे शिफ्ट करो। और फिर 7 को इधर। क्लियर? देन 54, 54, 54 को टेम्प में रखा। 90 को कंपेयर किया तो 90 बड़ा है इसलिए उसको आगे शिफ्ट करो। 70 बड़ा है तो उसको आगे शिफ्ट करो। 68 बड़ा है तो उसको आगे शिफ्ट करो। 40 बड़ा नहीं है वरना उसे भी शिफ्ट कर दो। तो बस यहीं रुक जाओ और टेम्प की वैल्यू को इंडेक्स 6 पे रख दो, बस हो गया। इंसर्शन सॉर्ट इज बेटर देन प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, बिकॉज इसमें हो सकता है कि जब हम नेक्स्ट वैल्यू को सब एरे के साथ कंपेयर करें तो पहले कंपैरिजन में ही फॉल्स हो जाए और वो बाकी के कंपैरिजन ना करना पड़े, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। समझ में आ गया? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट। ये सबके प्रोग्राम्स बनाने हैं आप लोगों को, वीडियो रहेगा आप रिपीट में सुन लेना।
अभी तक की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इजी थी। अब जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स मैं बता रहा हूं वो थोड़ी डिफिकल्ट हैं इंप्लीमेंट करने के लिहाज से, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये ज्यादा बेटर है। यस संदीप, ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में ये ज्यादा बेटर है, इसलिए इनको तो सीखना है। तो भले ये टफ लगे पर इनके प्रोग्राम्स तो बनाने ही हैं। चलिए अभी अगेन एग्जांपल लेता हूं। इनके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो क्विक सॉर्ट में हमें दो स्टेप्स में काम करना है। क्विक सॉर्ट अप्लाई करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, फूड डालो और राज करो। बेसिकली इसमें क्या अप्रोच है कि हम लोग इसमें सबसे पहली वैल्यू को उसकी सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा, ब्लेसन ध्यान से सुनिएगा, रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उसमें हमारे पास है इंडेक्स नंबर 0। ये एरे है, सपोज करो ए, और इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिल रहा है आपको 0, एंड इंडेक्स मिल रहा है 9। ठीक है, क्लियर है? तीन चीजें मिल रही हैं आपको, और इस प्रोसीजर को जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसको मैं नाम दे रहा हूं क्विक। कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे रहा हूं क्विक। ये क्विक सॉर्ट नहीं है, क्विक सॉर्ट करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, ये टास्क करना पड़ेगा, इसलिए इसको समझो। तो हमारे पास ये एरे आ चुका है, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स हमें मिल गया है। मुझे ये करना है कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है इस लिस्ट का, इस लिस्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट, इसको इसकी सही पोजीशन पे पहुंचाना है, बस ये टारगेट है मेरा। तो मैं इसको अलग से बना लेता हूं, ठीक है ना? या अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल पे ही करते हैं। ठीक है, इसको जरूर मैं अलग कर देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो देखिएगा, मैं यहां पर कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूं, जैसे कि एक लेता हूं लेफ्ट, ये इंडेक्स रखेगा लेफ्ट मोस्ट वैल्यू का। राइट, ये इंडेक्स रखेगा राइट मोस्ट। तो आपको यहां पर 0 और 9 मिल रहे हैं ना, लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो यही वैल्यू लेफ्ट और राइट में रख दीजिए। तो लेफ्ट और राइट में क्या चला जाएगा? लेफ्ट और राइट में चला जाएगा 0 और 9। ठीक है ना? ओके, इसके अलावा एक और वेरिएबल लो, एलओसी। एलओसी हमेशा उस एलिमेंट का इंडेक्स कंटेन करेगा जिसकी पोजीशन को आप जिसको आप सही पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हो, एंड वो ऑलवेज कौन सा एलिमेंट रहेगा? पहला एलिमेंट, उस लिस्ट का, जो लिस्ट आपको मिल रही है उसका पहला एलिमेंट। तो वो है 40। उसका इंडेक्स अभी कितना है? उसका इंडेक्स अभी कितना है? तो अभी 0 है। ठीक, तो एलओसी में किसका इंडेक्स है? 40 का ही इंडेक्स रहेगा हमेशा। मतलब इस प्रोसीजर के दौरान, इस फंक्शन के दौरान एलओसी में 40 जहां पर भी रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा। फिलहाल 40 जहां पर है उसका इंडेक्स 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ए एलओसी का, ए एलओसी
का कंपैरिजन करना चाहता हूं ए ऑफ राइट के साथ। ठीक है, ए एलओसी का ए राइट के साथ मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। अगर ये सही ऑर्डर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग करेंगे। आई बात समझ में? मुझे बताओ क्या ये सही ऑर्डर में है? सही ऑर्डर मतलब लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू। तो ये तो सही ऑर्डर में है, 40 छोटा होता है 54 से। यस, तो अगर ये ए एलओसी छोटा है ए ऑफ राइट से तो क्या करेंगे? तो हम राइट को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, यदि ए एलओसी छोटा है तो हम राइट में क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट कर देंगे। तो राइट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर? अब फिर से कंपैरिजन करते हैं, दोहराते हैं इसी स्टेप को। तो अब 40 का कंपैरिजन 7 के साथ हो रहा है, पर क्योंकि अब ये सही ऑर्डर में नहीं है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? स्वैप करते हैं। स्वैप करेंगे मतलब 7 और 40 आपस में जगह बदल लेंगे, और ऐसा करोगे तो एलओसी की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी 8। क्लियर? स्वैपिंग करने के तुरंत बाद एलओसी की वैल्यू को भी चेंज करेंगे। अब 40 राइट साइड में चला गया है, तो अब हम क्या करेंगे? ए ऑफ एलओसी को कंपेयर कराएंगे ए ऑफ लेफ्ट के साथ। ए ऑफ लेफ्ट छोटा होना चाहिए ना, तो सही ऑर्डर आएगा। लेफ्ट कितना है? 0, तो 7 और एलओसी 8 है, तो 7 और 40 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये तो सही सही ऑर्डर में, सही ऑर्डर में। तो कुछ मत करो, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो अब 21 और 40 के बीच में कंपैरिजन होगा, ये भी सही ऑर्डर में है, तो लेफ्ट की वैल्यू को फिर बढ़ा दो। अब 38 और 40 के बीच में कंपैरिजन होगा, अभी भी ये सही ऑर्डर में है, तो लेफ्ट की वैल्यू को फिर बढ़ा दो। अब ए लेफ्ट हो जाएगा 68, 68 और 40 के बीच में कंपैरिजन होगा, क्या ये सही ऑर्डर में है? नहीं, तो करो स्वैपिंग। स्वैपिंग करोगे 68 40 की स्थान पे चले जाएगा, 40 68 की जगह पर आ जाएगा, और तुरंत इसके बाद एलओसी में भी चेंजेस करना। एलओसी की वैल्यू हो जाएगी 3, जहां पर 40 जा रहा है ना। अब इसके बाद हम वापस से ये वाला काम करेंगे, क्योंकि 40 लेफ्ट की तरफ आ चुका है ना, तो ए एलओसी का कंपैरिजन ए राइट के साथ होगा। राइट अभी 8 है, राइट की वैल्यू 8 है, तो ए 8 का मतलब 68। तो ये तो सही ऑर्डर है ना, तो राइट में डिक्रीमेंट करो, राइट की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 40 का कंपैरिजन 18 के साथ होगा, सही ऑर्डर नहीं है तो स्वैपिंग करेंगे। तो 40 को 18 के साथ स्वैप कर दो। तो ध्यान रहे उसके बाद एलओसी को तुरंत चेंज करना है, एलओसी विल बिकम 7। अब ये नीचे वाला कोड चलेगा, तो ए लेफ्ट को देखेंगे, यानी 18 और 40 ये तो सही ऑर्डर है, तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, 4 हो जाएगा। 70 और 40 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर तो स्वैपिंग बनती है, स्वैपिंग करेंगे। 70 और 40 के बीच में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है ना? तुरंत एलओसी में भी चेंजेस करेंगे, एलओसी की वैल्यू हो जाएगी 4, और अब हम लोग ये वाला कोड देखेंगे,
ए एलओसी ए राइट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, राइट की वैल्यू 7 है, मतलब 70 और 40 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 40 छोटा है, बिल्कुल सही है, तो राइट में डिक्रीमेंट करेंगे तो राइट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 6। अब 40 का कंपैरिजन होगा 90 के साथ, अभी भी सही ऑर्डर है, इसलिए राइट की वैल्यू को और डिक्रीमेंट करो, 5 हो गया। अब 40 और 5 के बीच, 40 और 25 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यस ये गलत ऑर्डर है तो इनको स्वैप करना पड़ेगा, तो इन दोनों कर देते हैं स्वैप, ये कर दिया, स्वैप कर दिया, और एलओसी को तुरंत चेंज करो, एलओसी बिकम्स 5। ठीक है, अब फिर 40 देखो राइट के साइड में चला गया है, तो ये नीचे वाला कोड चलेगा, और ए लेफ्ट मतलब 25 और ए एलओसी मतलब 40, इनके बीच में कंपैरिजन हुआ, ये छोटा है, बिल्कुल सही है, तो फिर हमें लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है, लेफ्ट की वैल्यू बढ़कर 5 हो जाएगी। ये वो मौका है जब हमें रुकना है, जब लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएं तब हमें रुकना है। और देखो आप 40 अपनी सही जगह पर आ चुका है, कैसे पता? 40 से छोटी वैल्यूज 40 के लेफ्ट में, बड़ी वैल्यूज राइट में, है कि नहीं? तो ये 40 की सही पोजीशन है कि नहीं है? ये 40 की सही पोजीशन है, एक वैल्यू को तो हमने उसकी सही जगह पर बिठा दिया ना, एक वैल्यू को तो उसकी सही जगह पर हम बिठा चुके हैं ना, 40 तो सही जगह पर बैठ गया, पर 40 के कारण अब दो लिस्ट बन जाएंगी, 0 से लेकर एलओसी -1 तक एक लिस्ट बन जाएगी, और एक और लिस्ट बनेगी एलओसी +1 से लेकर 9 तक। एलओसी 5 है ना, एलओसी 5 है, तो एलओसी -1 हो गया 4। तो आप देखो ये 0 से 4 तक एक सब लिस्ट है, और 6 से लेकर 9 तक दूसरी सब लिस्ट। इस पर हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो वहां 7 अपनी सही पोजीशन पे जाएगा, और इसमें 90 अपनी सही पोजीशन पे जाएगा। तो हर बार एक वैल्यू को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचाने से दो सबलिस्ट बन सकती हैं, एक उसके लेफ्ट में एक राइट में। सबलिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि सबलिस्ट में कम से कम 2 एलिमेंट्स हो। जैसे ये वाली सबलिस्ट पे जब कोई प्रोसीजर लगाओगे तो 7 की सही पोजीशन यही रहने वाली है, तो 7 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो लेफ्ट सबलिस्ट है ही नहीं, पर राइट में सबलिस्ट है। ऐसे करते हुए जब सबलिस्ट में मिनिमम 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, तब वो सबलिस्ट है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको सबलिस्ट मानेंगे नहीं। तो सबलिस्ट बनना जब बंद हो जाएंगे, क्योंकि छोटा होता जाएगा तो सबलिस्ट मिलना बंद हो जाएगी, तो वहां पे जाके हमारा प्रोग्राम एंड होने लगेगा, तो सब सॉर्ट हो चुके होंगे, सब अपनी सही पोजीशन पे आ चुके होंगे। दिस इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट। बोलिए, आया समझ में? क्विक सॉर्ट में क्विक नाम का प्रोसीजर बनाइएगा, फंक्शन बनाइएगा, उसमें आप ये 3 चीजें पास करेंगे, और ये फंक्शन बदले में रिटर्न करेगा एलओसी की वैल्यू, और क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर आप एलओसी की वैल्यू के आधार पे 2 सबलिस्ट चेक करके डेवलप करोगे, और क्विक प्रोसीजर को उनके लिए दोबारा कॉल करोगे। यस, इसमें रिकर्शन भी लग सकता है, लूप से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट करें। मर्ज सॉर्ट। क्या हो गया? राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? देखो, कहने का मतलब ये है कि हम पहली वैल्यू को
राइट की वैल्यू से कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं, है ना। पहली वैल्यू को राइट की वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी भी लॉजिक वही है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू होनी चाहिए, राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये कंपैरिजन में सही ऑर्डर है तो जब तक सही ऑर्डर है तब तक हम कंपैरिजन करते जाएंगे और एक एक वैल्यू इसकी कम करते जाओ। मतलब पहले इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, फिर इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, फिर इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। जैसे ही हमें जरूरत लगेगा हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमें पहली वैल्यू को उसकी सही पोजीशन पर पहुंचाना है। जैसे हमने 40 को सही पोजीशन पे पहुंचाया, तो 40 अगर लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है तो वो राइट वाली वैल्यू से कंपेयर होगा, और राइट साइड में बैठा है तो लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, यही है लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। तो वो नैरो होता जा रहा है ना, नैरो होता जा रहा है। और एक इंडेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसकी सही पोजीशन फाइंड आउट करके वहां बिठा दिया। हमें उससे बड़े नंबर एक तरफ करने, छोटे नंबर एक तरफ करने। ठीक है ना। नेक्स्ट है मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट एल्गोरिदम इज मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के लिए भी okay, ये हमारे पास है। मर्ज सॉर्ट में तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। मिडिल इंडेक्स कैसे निकलेगा, अगर इसके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका मिडिल इंडेक्स निकालते हैं। जैसे 0 + 9/2 है तो 4.5, 4.5 का कर लो 4। ठीक है। हम्म तो मिडिल इंडेक्स हो गया 4। तो 0 से 4 तक एक सब एरे है, और 5 से 9 तक दूसरा सब एरे कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, इस एरे को 2 एरे में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब मेरे लिए एक एरे ये है, एक एरे ये है। इस एरे को अलग सॉर्ट करूंगा, इस एरे को अलग सॉर्ट करूंगा, और बाद में इन दोनों एरे को मर्ज कर दूं। मर्जिंग मालूम है क्या होता है, व्हाट इज मर्जिंग? व्हाट इज मर्जिंग? मर्जिंग का मतलब होता है दो सॉर्टेड एलिमेंट्स, सॉर्टेड लिस्ट है ना। एक और है, ये दो अलग अलग एरे हैं, सॉर्टेड। हो सकता है इनकी लेंथ बराबर हो सकता है इनकी लेंथ डिफरेंट, बट इन दोनों को मैं मर्ज करूंगा। मर्ज करने के लिए जरूरी क्या है, ये भी सॉर्टेड हो, ये भी सॉर्टेड हो। दो सॉर्टेड एरे ही मर्ज होते हैं। तो दो सॉर्टेड एरे को जब मर्ज करेंगे तो क्या होता है कि दोनों में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये बात कंफर्म है कि इस एरे की सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी, इस एरे की सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी। तो मैं इन दोनों में देख लेता हूँ ना कौन छोटा है, तो इन टोटल में सबसे छोटी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। मुझे सारे कंपैरिजन कराने की जरूरत नहीं है ना भाई। इन सब में सबसे छोटा तो सबसे आगे ही बैठा होगा क्योंकि ये सॉर्टेड है। इन सब में भी सबसे छोटा सबसे आगे बैठा होगा क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो अब मैं इसकी सबसे छोटी और इसकी सबसे छोटी वैल्यू को कंपेयर करूं तो मुझे पता चल जाएगा ना सबसे छोटा कौन सा है। सबको कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो जो इन दोनों में सबसे छोटा है उसको उठा के हमने रख दिया अलग। और अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस दोनों एरे की पहली पहली वैल्यू का। अब क्योंकि 10 तो वहां से हट चुका है तो 15 है। 15 और 20 में कौन छोटा है, तो 15। अब 20 और 21 में कौन छोटा है, 20। तो इसको इंक्रीमेंट करो। 21 और 30 में 21।
25 और 30 में 25, 28 और 30 में 28। अब ये दूसरा वाला एरे तो पूरा ही खत्म हो गया, तो फिर पहला वाला जो एरे है ना उसके एलिमेंट्स को एज इट इज इस एरे में कॉपी कर दो। ये सॉर्टेड ही है ना, कोई कंपटीशन ही नहीं है उसका। तो इस तरीके से मर्ज हो गया, और मर्ज होने से जो रिजल्ट आया वो भी सॉर्टेड है। यस और नो? आया समझ में मर्जिंग का मतलब? ठीक है। अब मेरा आइडिया ये है कि मैंने इस एरे को, पूरे एरे को दो एरे में डिवाइड कर दिया मिडिल इंडेक्स के बेसिस पे। पर क्या ये सॉर्टेड है? नहीं ना। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं है। तो इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इनको सॉर्ट करने के लिए सेम लॉजिक लगाते हैं। 0 और 4 ये इंडेक्स है ना, इसका मिडिल इंडेक्स निकालो तो 2 आ जाएगा। तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक एक एरे हो गया, 3 से 4 तक दूसरा एरे हो गया। तो मैंने इस पूरे एरे को, इतने एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया मिडिल इंडेक्स की मदद से। ऐसा ही मैंने इधर भी करा। तो इधर 5 और 9 का मिडिल इंडेक्स कितना हो जाएगा? 5 और 9 हो जाता है 15, 15 सॉरी 14, 14/2 करेंगे 7, तो 7, 5, 6, 7 का एक, और 8 और 9 का दूसरा। ठीक, इसी तरीके से फिर करेंगे। अब 0, 1, 2, तो 0 और 2/2 तो 1 आ जाएगा। तो 0, 1 का एक, 2 अकेला रह जाएगा। 3, 4 को ब्रेक करेंगे तो 3 और 4 अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही 5, 6, 7 में 5 और 6 एक हो जाएगा, 7 अलग हो जाएगा, 8 और 9 अलग अलग हो जाएंगे। आया क्या समझ में? ओके। अब 40 और 21 में 40 अलग हो जाएगा, 21 अलग हो जाएगा, 38 तो अलग है ही। 25 और 90, 18, 7, 54। अब हमारे पास 10 एरे हैं एक एक लेंथ के। तो एक एक लेंथ का एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। इन दोनों को क्या करूंगा? मर्ज। सोचो ये एक एरे है सिंगल एलिमेंट का, ये एक और एरे सिंगल एलिमेंट का, इसलिए ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, और दो सॉर्टेड एरे को आप मर्ज कर सकते हो। ठीक। तो दोनों सॉर्टेड एरे को जब आप मर्ज करोगे तो 40 और 21 ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज होते हैं तो वो सॉर्टेड एरे के रूप में रिजल्ट देता है। ठीक है ना? 38 अभी एज इट इज, एज इट इज। 68 और 70 इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 68 and 70 एज इट इज। 25 और 90 को देखेंगे तो 25, 90 भी सही ऑर्डर में है। 18 एज इट इज रन। 7 और 54 ये भी सही ऑर्डर में। ठीक है। अब हमारे पास स्थिति क्या है कि हमारे पास ये दोनों का एक एरे है, ये एक एरे है, इन दोनों का एक एरे है। ठीक है ना? इन दोनों का एक एरे है, इसका है, इन दोनों का एक एरे है। अब मैं इस एरे और इस एरे की मर्जिंग करता हूं। ठीक है, इन दोनों की मर्जिंग करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, 38, 40, और ये पूरा एक हो जाएगा ना, ये तीनों मिलके। ये तो अभी एज इट इज रखो, 68 और 70 को एज इट इज रखो। 25, 90 और 18, 25, 9 सॉरी 18 पहले आ जाएगा, तो 25 फिर 90, ये तीनों का एक एरे हो गया। 7 और 54 एज इट इज रहेंगे। अब इस एरे का और इस एरे का दोनों सॉर्टेड है, मर्जिंग कर दो।
ठीक है, इन दोनों की मर्जिंग कर दो। मर्ज करने से क्या आ जाएगा? 21, 38, 40, 68, 70। ये आपका एक एरे बन गया। इन दोनों एरे की मर्जिंग कर दो, आ जाएगा 7, 18, 25, 54, 90, और ये पूरा एक एरे बन जाएगा। तो ओरिजिनली ये जो दो सब एरे बना दिए थे हमने, ये सॉर्टेड नहीं थे, पर अब सॉर्टेड हो चुके हैं। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें फाइनली सिंगल करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। वो होगा 7, 18, 21, 25, 38, 40, है ना, 54, 68, 70, 90, ये आ जाएगा रिजल्ट। सो दिस इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। क्लियर? एनी डाउट? हम्म, चलिए अब हीप को भी बता दो, है ना, हीप सॉर्ट भी देखना है अब अपने को। हीप को भी बताया था। मर्ज सॉर्ट फंक्शन में एरे पास करना पड़ेगा ना। वो कैसे करोगे वो आपको सोचना है। चलिए अब हम देख रहे हैं हीप। हीप पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हीप सॉर्ट हमको करना। हाँ, क्विक सॉर्ट में भी संदीप। चलो अब हम देखते हैं हीप। आपको याद है कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? याद है? कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ऑल लेवल्स मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। सभी को अच्छे से याद है? हम्म। अच्छा, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या था फिर? देखें कितने लोगों को याद है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बताओ। हाँ मनदीप। हम्म, मतलब ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। मालूम है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अरे भाई सिंपल है। ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें सारे लेवल कंप्लीटली फिल्ड हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, जिसमें जितने भी नोड्स होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे। समझ में आया? All levels must be completely filled except possibly the last level, and all the nodes in the last level must be left aligned, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर? ये रिकॉल करने के पीछे पर्पस था, हीप हमको देखना है। हीप एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है
जिसको आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो। और हीप का यूज मेनली दो जगह पर होता है। एक तो हम इसका यूज करते हैं सॉर्टिंग में, और दूसरा हम इसका यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू बनाने में। हीप दो तरह के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। जब तक एक्सप्लिसिटली कहा ना जाए, हमेशा हम बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप कंसीडर करते हैं। हीप की प्रॉपर्टीज क्या है? हीप एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। आई रिपीट, हीप एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। एंड उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी भी नोड की वैल्यू उसके दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होती है। और ये मैक्स हीप के लिए बाय डिफॉल्ट हम मैक्स हीप कंसिडर करते हैं ना, जिसका मतलब ही है कि नोड पर जो वैल्यू है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ी होगी। ठीक है। मिन हीप में क्या हो जाएगा? मिन हीप में सिर्फ इतना फर्क हो जाएगा कि नोड की जो वैल्यू है वो दोनों चिल्ड्रन से छोटी होगी, तो वो मिन हीप हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं? मैक्स हीप। तो हीप की बस दो ही शर्तें हैं। एक तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना ही चाहिए, और दूसरा किसी भी नोड की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, ये एक मैक्स हीप है। किसी भी नोड को आप देख सकते हो, किसी भी नोड को देख लो आप। 50 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, 30 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, 40 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, 20 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है। और साथ में ये क्या है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। इसीलिए ये एक हीप है। बोलो, समझ में आया एग्जाम्पल? ये एक ऐसा ट्री है जिसको हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से बनाने की बजाय एरे की मदद से बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एरे में फास्ट एक्सेस होता है। पर नॉर्मली हम बाइनरी ट्री को एरे से क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसमें यह पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किस नोड का चाइल्ड कौन सा नोड है। अभी जब आप लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हो तो ये नोड के अंदर पॉइंटर्स होते हैं जिससे पता चलता है चाइल्ड नोड कौन है। लेकिन अगर आप एरे में डेटा रखोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है? यस और नो? पर क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो इसमें हम एरे के अंदर रख सकते हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हीप इज मेंटेन्ड इन मेमोरी बाय अ लीनियर एरे। जैसे इस हीप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे बना लिया गया, और देखिए यही एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट एरे के अंदर लेवल वाइज है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया? लेवल वाइज। पहले 0 लेवल का डेटा, फिर लेवल 1 का डेटा 40 और 30, फिर लेवल 2 का डेटा 20, 30, 10, 25, फिर लेवल 3 का डेटा। और होगा कैसे? हर लेवल लेफ्ट टू राइट होगा, ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें एम्बिग्युइटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बीच में कहीं गैप नहीं है ना। जैसे अगर मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया, और इसको मैंने रख दिया किसमें? एरे में, लेवल वाइज। देखो, 50 पहले रख दिया, फिर 40 80 रख दिया, फिर 45 60 रख दिया, फिर 55 70 रख दिया। पर कोई इसकी मदद से ऐसा ट्री भी तो बना सकता है। 50 बना लिया,
40 80 बना लिया, और फिर इन चारों को ऐसे बना लिया। उसे क्या मालूम कि डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। एरे में हम कैसे कह सकते हैं कौन किसका चाइल्ड है? प्रॉब्लम समझ में आई? तो नॉर्मली किसी बाइनरी ट्री को एरे से रिप्रेजेंट करने में दिक्कत यह है कि हम आ, वही ट्री बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एम्बिगिटी होगी, क्योंकि और भी कई अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें ये सेम रिजल्ट आए। मान लीजिए 45 अगर लेफ्ट चाइल्ड होता, देखो इट इज नॉट बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट में छोटी वैल्यू होनी चाहिए राइट में बड़ी, वो नहीं है ये अलग है। ठीक है ना? तो हमेशा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही एरे में रखा जाता है। सो हाउ टू फाइंड पेरेंट और चाइल्ड नोड? हाउ टू फाइंड पेरेंट और चाइल्ड नोड? तो जैसे इस ट्री को देखो, और यही डेटा, ये ट्री हम समझने के लिए बना रहे हैं, एक्चुअल में डेटा तो एरे में स्टोर हो रहा है। तो अगर मुझे जानना है कि 50 के चाइल्ड कौन है, 0 इंडेक्स है ना 50 का, इसके चाइल्ड इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 पे मिल रहे हैं। इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है इसके चाइल्ड कौन है? तो इसका चाइल्ड मिल रहा है इंडेक्स 5 और 6 पे, 10 और 25। पर ये पता कैसे करें? हाउ टू फाइंड इंडेक्स ऑफ चाइल्ड नोड्स? तो अगर मुझे किसी नोड का इंडेक्स पता है, जैसे 30 का इंडेक्स है 2, तो मुझे इससे 5 और 6 लेकर आना है। ठीक है, तो मुझे चाइल्ड नोड का इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। 4 में 1 जोड़ेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स आ जाएगा। समझ में आया? तो किसी भी नोड के चाइल्ड नोड्स के इंडेक्स पता करना इस फॉर्मूले से आसान हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे पता है कि किसी नोड का इंडेक्स 4 है, तो इसके पेरेंट नोड का इंडेक्स कैसे पता करोगे? तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर किसी नोड का इंडेक्स है इंडेक्स, और उसमें हम -1 कर दें, जैसे ये 4 है ना, तो 4 में -1 कर दिया 3, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। मतलब सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में क्या होता है, दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करते हैं, इंटीजर आता है। तो हमने यहाँ पर 4 - 1 3, 3/2 किया तो 1 आया। 1 आया तो 1 इसके पेरेंट का इंडेक्स है। ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गया समझ में? हम्म। तो बेसिकली हमें इंडेक्स पता होगा तो हम उसके चाइल्ड नोड का इंडेक्स भी निकाल सकते हैं और पेरेंट नोड का इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले की वजह से। ओके, अब बात करते हैं इंसर्शन की। इंसर्ट कैसे करते हैं? ओके, सो एक काम करते हैं, मैं एक नया बना देता हूं। देखो मेरे पास सपोज करो कुछ वैल्यूज हैं। मेरे पास वैल्यू है 20, 35, 70, 14, 60, 80, 54, 72, 35, नहीं 35 एक बार ले चुका हूँ, कुछ और ले लो, 30 ले लो, 44, 53, है ना, और एक और वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज 10। तो मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, इनको मुझे रखना है। ठीक है,
मुझे इसको हीप में रखना है, तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। कितनी वैल्यूज हैं? 12 वैल्यूज। मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा 12 साइज का। एक एरे बना देता हूँ 12 साइज का। ठीक है, इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12 वैल्यूज को रखने के लिए एरे, और दिस इज हीप। ठीक, अभी हीप एम्प्टी है, अभी हीप एम्प्टी है, और ये डेटा तुमने कहीं किसी एरे में रखा होगा। अभी मुझे इसे हीप में रखना है, 1 बाय 1 हीप में रखना है। जो मैं डेटा इसमें रखूंगा ना, इसको तुम ट्री जैसा विजुलाइज कैसे करोगे? इसके लिए मैं ट्री इस जगह पर बना दूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तुम्हें ट्री वाला यूज करना है, बट स्टोरेज एरे में होगा। तो जब फर्स्ट वैल्यू मुझे स्टोर करनी है और हीप एम्प्टी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, 20 को एज इट इज में रख दूंगा। कहां पे? इंडेक्स 0 पे। ठीक है ना? इसका मतलब 20 एज अ रूट नोड जुड़ गया, और ये हीप है कि नहीं है? भाई एक अकेला नोड है, हीप तो है, क्योंकि दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। दोनों शर्त कौन सी? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली भी, और साथ में, और दिस इज हीप। ठीक, अभी हीप एम्प्टी है, अभी हीप एम्प्टी है, और ये डेटा तुमने कहीं किसी एरे में रखा होगा। अभी मुझे इसे हीप में रखना है, 1 बाय 1 हीप में रखना है। जो मैं डेटा इसमें रखूंगा ना, इसको तुम ट्री जैसा विजुलाइज कैसे करोगे? इसके लिए मैं ट्री इस जगह पर बना दूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तुम्हें ट्री वाला यूज करना है, बट स्टोरेज एरे में होगा। तो जब फर्स्ट वैल्यू मुझे स्टोर करनी है और हीप एम्प्टी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, 20 को एज इट इज में रख दूंगा। कहां पे? इंडेक्स 0 पे। ठीक है ना? इसका मतलब 20 एज अ रूट नोड जुड़ गया, और ये हीप है कि नहीं? भाई एक अकेला नोड है, हीप तो है, क्योंकि दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। दोनों शर्त कौन सी? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली भी, और साथ में अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़े होने की शर्त भी है। अच्छा, अब मैं 35 को रखता हूं। तो ध्यान रखना, जब भी नई वैल्यू हीप में इंसर्ट करते हैं, देखो दिस इज हीप, ये हीप है, तो इस हीप में मैं एक नई वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहा हूं। तो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि दो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो। जैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दिस ट्री, वेयर शुड आई इंसर्ट 35? जस्ट टेल मी, डोंट बॉदर अबाउट बोथ दी प्रॉपर्टीज, जस्ट थिंक अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, तो वेयर शुड आई इंसर्ट 35? दोनों प्रॉपर्टी के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, तो 35 इस हीप में कहां जुड़ेगा? ऑब्वियसली लेफ्ट में, ऑब्वियसली लेफ्ट में। समझ में आ रही है बात? ऑब्वियसली 35 कहां जुड़ेगा? लेफ्ट में जुड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या बोलता है? हर लेवल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, पर लास्ट लेवल अगर पूरा भरा हुआ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पर वैल्यूज सारी उसकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो तुम इसका राइट चाइल्ड बना दोगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। आया समझ में? दिस शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री फर्स्ट। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो कम से कम सेटिस्फाई हो रही। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि नोड पर अपने चिल्ड्रन से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी यहां वायलेट हो रही है। तो मैंने पहले तो 35 को इधर स्टोर कर दिया था। ठीक, लेकिन अब मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, इसको हीपीफाई बोलते हैं, इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं, सो दैट वो हीप रहे, हीप की सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ चेक करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है 35 और 20 का कंपैरिजन करके, है ना? तो यस, ये सही पोजीशन नहीं है, तो ये चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो 20 और 35 इंटरचेंज हो जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। ये 20 नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक,
ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 70। 70 को पहले तुम बिना सोचे समझे वहां रख दो जिससे कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे। 70 को यहां रख दिया, सोचनी नहीं है इतना रखने से पहले। अब एडजस्ट करेंगे। अब 70 जो है अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा। क्या 70 पेरेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो फिर पेरेंट को नीचे लाओ, इसका और कोई पेरेंट तो है नहीं। तो ये इस तरीके से, मतलब 70 और 35 ने अपनी जगह बदल दी है। ये सिचुएशन। अगली वैल्यू है 14। 14 को एज इट इज मैं रख रहा हूं सो दैट कि वो ही ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे, यानी एरे में जो नेक्स्ट वैकेंट पोजीशन है वहां पे रख रहा हूं। अब 14 को उसके पेरेंट के साथ कंपेयर किया गया 20 के साथ, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सही बैठा है। अब इस एरे में देखो, इस 14 को किसके साथ कंपेयर करना है ये जानने के लिए तुम्हें पेरेंट का इंडेक्स निकालते आना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेरेंट का इंडेक्स 1 है, तो बस 1 इंडेक्स पर रखी वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये अपने एंसेस्टर से कंपेयर हुआ। ठीक है, अगली वैल्यू 60। 60 कहाँ जुड़ेगा ताकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे? 20 के राइट में, यानी यहाँ पे मैंने 60 रख दी। और अब एडजस्टमेंट करेंगे, 60 का कंपैरिजन अपने पेरेंट से होगा, और क्योंकि पेरेंट की वैल्यू छोटी है तो पेरेंट को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 60 को कंपेयर करेंगे 70 के साथ, तो 70 से तो छोटा है 60, तो 60 ये सही पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? अगली वैल्यू 80, 35 का लेफ्ट में जाएगी। अब 80 को 35 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 35 छोटा है, इसको नीचे ले आओ। ठीक है ना, मतलब 35 और 80 ने जगह बदल ली है। अभी 80 का कंपैरिजन फिर उसके पेरेंट से होगा, है ना? तो एक एक करके वो सारे पेरेंट से कंपेयर होता चलेगा जब तक कि हमें छोटी वैल्यूज मिलती जा रही हैं पेरेंट में। तो हमें 80 और 70 को फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इस तरीके से अभी ये हीप है। अगली वैल्यू है 54। 54 कहाँ जाएगा? 70 के राइट में, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपने पेरेंट से छोटा ही है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली वैल्यू है 72। 72 जाएगा 14 के लेफ्ट में। हम्म। अब ये जो 72 है ये अपने पेरेंट से कंपेयर होगा, तो पेरेंट इसका छोटा है तो उसको नीचे आना होगा, है ना? पेरेंट को नीचे ले आओ, और फिर 72 को 60 के साथ भी कंपेयर करो। 60 भी छोटा है तो 60 को नीचे ले आओ। 80 के साथ कंपेयर होगा, नहीं 80 छोटा नहीं है, तो फिर 72 को यहाँ रख दो। क्लियर हुआ? इसी तरीके से 30 को भी रख दिया आपने। 30 का कंपैरिजन हो रहा है 60 के साथ। 60 बड़ा है, अरे 60 तो बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, आ गया मेरे ख्याल से समझ में। इंसर्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट डिलीशन? व्हाट अबाउट डिलीशन? हीप में डिलीशन हमेशा रूट नोड का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, मान लो ये ट्री, तो इसमें जब आप डिलीट करोगे ना तो सबसे पहले वैल्यू 80 ही डिलीट होगी। ऑलवेज डिलीट रूट नोड। तो इसमें सबसे पहली स्टेप क्या होगी?
सबसे पहली स्टेप 80 को डिलीट करेंगे। अब जब 80 को तुम डिलीट कर दोगे ना, भूल जाओ 80 को, भूल जाओ, तो फिर जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है ना उसको उठा के सबसे पहले रख दो। क्यों ऐसा किया? लास्ट वैल्यू को सबसे पहली पोजीशन पे 80 की जगह रखना जरूरी है, क्योंकि 80 तो डिलीट हो चुका है और हम चाहते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे। तो हम ये बोलेंगे कि हीप में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम हो गए और लास्ट एलिमेंट को उठा के शुरू में रख देंगे। तो पहली शर्त तो यही है कि हम इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहने दें। तो दिस इज द अप्रोच। अब हम देखेंगे कि 30 जो है सही पोजीशन पर है कि नहीं। तो जो इसके चिल्ड्रन है 72 और 70, इन दोनों में बड़ा कौन है? मैंने कहा 72 बड़ा है। अच्छा, 72 बड़ा है, तो वो 30 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ओके, तो फिर 72 को यहाँ रहने का हक है। यस, आया समझ में? अच्छा, अब 30 को यहाँ पे एज्यूम कर लो। अब इसके दोनों चिल्ड्रन को देखो, दोनों चिल्ड्रन में कौन बड़ा है? 60 बड़ा है। क्या 60 30 से भी बड़ा है? हाँ, तो फिर 60 को ऊपर लाओ। फिर 30 के दोनों चिल्ड्रन से देखो, अब एक ही चिल्ड्रन है तो उसी से देख लो। समझ में आया? तो दूसरी प्रॉपर्टी की भी हम टेक केयर कर रहे हैं। फिर हम अगला एलिमेंट अगर निकालेंगे इसमें से तो वो कौन सा निकलेगा? 72। इसीलिए इसे प्रायोरिटी क्यू के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाता है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा रूट नोड पे रहेगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हीप सॉर्ट की। अगर आप एक हीप में से वैल्यूज डिलीट करते जाएंगे, तो आप जिस ऑर्डर में वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं? सोचो जरा। सबसे पहले आपने सबसे बड़ी वैल्यू को डिलीट करा, उसके बाद बचे हुए में सबसे बड़ी वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिलीशन कर रहे हो। यस, तो क्यों ना आप, क्योंकि हीप एरे में एक एक वैल्यू कम करते जा रहे हो ना, डिलीट कर रहे हो तो एक एक कम करते जा रहे हो, तो जिसको डिलीट कर रहे हो उसको आखिरी में जोड़ते जाओ। सोचो जरा, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे जैसे एक यही वाला एग्जांपल ले लें, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, हम्म, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। अभी अभी इसमें मान लो कितने 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है? 9 एलिमेंट्स ही हैं। अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, तो अगर तुम इसमें सबसे पहले डिलीट करोगे तो किसको डिलीट करोगे? जिसको डिलीट करोगे उसको एक टेम्प वेरिएबल में रख लो। आप 80 को डिलीट करोगे ना, तो 80 को उठा के आप टेम्प में रख दो। और जब 80 यहां से डिलीट हो गया है, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। अभी अभी इसमें मान लो कितने 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है? 9 एलिमेंट्स ही हैं। अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, तो अगर तुम इसमें सबसे पहले डिलीट करोगे तो किसको डिलीट करोगे? जिसको डिलीट करोगे उसको एक टेम्प वेरिएबल में रख लो। आप 80 को डिलीट करोगे ना, तो 80 को उठा के आप टेम्प में रख दो। और जब 80 यहां से डिलीट हो गया है, ठीक, तो ये 30 को उठा के आपने सबसे पहली पोजीशन पे टेस्ट किया और आपने बोला कि हीप में एक एलिमेंट कम हो गया, तो 30 एक तरह से यहां से हट चुका है, उठ चुका है। और 80 तो यहां से डिलीट हो ही चुका है, तो 30 को आप इस जगह पे रखने के बारे में सोच रहे हो। पर रखने से पहले मैं ये देख रहा हूं कि इसके दोनों चिल्ड्रन में 72 और 70 में कौन बड़ा है, तो 72 बड़ा है और वो 30 से भी बड़ा है, तो 72 को उठा के इधर कर दिया। यस, अब इस 30 की नई पॉसिबल पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं कि इसके दोनों चिल्ड्रन 60 और 20 में कौन बड़ा है? 60 बड़ा है। अच्छा, तो 60 को 30 से कंपेयर किया, हाँ, तो 60 बड़ा है, तो 60 को ऊपर पहुंचा दिया। और
30 की अब नई पोजीशन की पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स 3 पे रख दूं इसको। अब इसके एक ही चाइल्ड बचा है 14, तो उसके साथ कंपैरिजन करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि नहीं 30 बड़ा है, तो 30 को इसी जगह पे रख दो। अब मेरा ये कहना है कि इतना करने के बाद आपने तो ये मान लिया ना कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही बचे इस हीप के अंदर। ये सुनो, इस हीप में कितने 8 एलिमेंट्स हैं, ये 8 एलिमेंट। तो आपके लिए ये एरे इंडेक्स 8 तक नहीं है, इंडेक्स 7 तक ही है। तो टेम्प की वैल्यू क्यों ना उठा के इंडेक्स 8 पे रख दो। टेम्प की वैल्यू को उठा के क्यों ना इंडेक्स 8 पे रख दो। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से डिलीट कर रहा हूं। अब किसको डिलीट करोगे? अब 72 को डिलीट करोगे। 72 को डिलीट कर दिया मैंने। ये 72 कहाँ गया? टेम्प के अंदर। ठीक है, इस 72 को आपने टेम्प के अंदर रख दिया। और सबसे लास्ट एलिमेंट को सबसे शुरुआत की पॉसिबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं, और n की वैल्यू को एक कम करके 7 कर देते हैं। और अब देख रहे हैं 14 की जो पॉसिबल पोजीशन है इंडेक्स 0, उसके चाइल्ड नोड्स 60 और 70 दोनों में बड़ा कौन है? 70। क्या 70 14 से भी बड़ा है? हाँ, तो फिर 70 को ऊपर ले जाओ। तो 14 की अब पॉसिबल पोजीशन बन रही है इंडेक्स नंबर 2। अब इंडेक्स 2 के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो 35 और 54 है ना? 35 और 54, तो कौन बड़ा है? 54। 54 14 से भी बड़ा है? हाँ है। तो फिर 54 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 14 की नई पॉसिबल पोजीशन बन रही है इंडेक्स 6। अब इंडेक्स 6 पे तो कोई चाइल्ड बचा नहीं है, इंडेक्स 6 का तो कोई चाइल्ड नोड है नहीं, फिर 14 को एज इट इज इंडेक्स 6 पे ही रख दो। और ये जो टेम्प में वैल्यू थी ना, इसको उठा के कहाँ रख दोगे? इंडेक्स 7 पे। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं वो लास्ट में सेट होती जा रही है। बस ऐसे करते जाइए, एक एक वैल्यू डिलीट करिए। 70 डिलीट होगा, इस जगह पर आ जाएगा। 60 डिलीट होगा, फिर इस जगह पर आ जाएगा। ऐसे करते हुए जब ये पूरा हो जाएगा, सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो यही अरे क्या हो जाएगा? सॉर्टेड हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि हमें सॉर्टिंग करनी है ना सोनू कुमार, तो ये सॉर्टेड एरे बन जाएगा ना। वही एरे के अंदर, मतलब तुम अलग एरे में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो सेम एरे में ही रख दोगे आप। सॉर्टिंग क्यों करनी? अरे सोनू कुमार, तुम अभी जागे हो क्या? ये हम लोग हीप सॉर्ट पढ़ रहे हैं ना। अगर आपको एक एरे गिवन है, उससे आप हीप बना लो, उसके बाद सॉर्टिंग करना बहुत आसान है। क्योंकि जब तुम्हें एडजस्टमेंट करने होते हैं ना, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उतने कंपैरिजन करने होते हैं जितनी की हाइट होती है ट्री की। और क्योंकि ये बैलेंस ट्री है अपने आप में, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो हाइट भी इसकी मिनिमम साइड पे होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहां तक आपको करके लाना है। ठीक। अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। 1460 के साथ स्वैप हुआ ना, तभी तो 60 ऊपर गया।
नहीं अच्छा 14, हाँ 14 इसलिए क्योंकि 14 सबसे ऊपर जा रहा था, तो दोनों चाइल्ड में जो बड़ा चाइल्ड था उसके साथ स्वैप होगा ना, 70 और 60 में 70 बड़ा था, तो बड़े चाइल्ड के साथ स्वैप होता है। अरे राजा की गद्दी पे बड़ा लड़का ही बैठता है ना। नहीं सुमन। ठीक है, चलिए अभी मैं असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी देखते हैं। यस, ओके, गुड बाय। अब से आपकी क्लासेस 2 घंटे की रहेंगी, ठीक है।